सुप्रभात बच्चे, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और आपकी सदैव कुशलता की कामना करता रहता हूं। एक महत्वपूर्ण पाठ जिसकी आवश्यकता 9वीं कक्षा में भी है, और जब भी आप काव्य लिखेंगे तो ये बात ज़रूर ध्यान देंगे, आपकी जो कविता होगी वो ज़्यादा सुंदर बनेगी। हम अलंकार की बात कर रहे हैं। अलंकार के पहले भाग में हमने शब्दालंकार को सीखा। दूसरे भाग में हमने अर्थालंकार के 3 मिलते जुलते भेद, उपमेय, रूपक और उपमेय, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जाना। अगला है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति का मतलब होता है जो सुनने में अधिक लगे, जो अधिक बोले, बढ़ा चढ़ा कर बोले। अतिशोक्ति सुनने में कुछ ज़्यादा लगे, झूठा लगे। झूठा हम नहीं कह सकते हैं, लगने के ही अर्थ में हम मानते हैं अतिशोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलना किसी बातों को। आगे जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रकट किया जाता है वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। मैंने शुरू में ही पहले ही दूसरे भाग में मैंने इसकी चर्चा की थी। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये क्या है? क्या आँख के आंसुओं से पैर धोया जा सकता है? अगर ये संभव है तो ये बहुत बड़ी बात है, अतिशोक्ति होगी। तो इसके उदाहरण हैं, एक और हैं, हाथ में तलवार देखिए वीर की तो सैकड़ों हाथी गिरे बेहोश होकर। अब सिर्फ हाथ में तलवार देखते ही जो वीर के तलवार जैसे ही हाथ में उठाते हैं, सैकड़ों हाथी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। ये उसकी वीरता को सुंदर दिखाने के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया। ऐसी नहीं ये कविता झूठी है, ये लिखने का एक तरीका है, लिखने की सुंदरता प्रदान करती है कविताओं में। इसे ही हम अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। वीर की तलवार का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, अतः यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। मतलब सोच से भी ज़्यादा तेज घोड़ा वो चल रहा था महाराणा प्रताप का। ये घोड़ा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अगला है मानवीकरण अलंकार। जब निर्जीव वस्तुओं का वर्णन जीवित प्राणियों की भांति किया जाए। अब मूर्ति का वर्णन करते समय हम ऐसा कहें कि ऐसा लगता है कि कोई महिला जल की गगरी लिए हुए खड़ी है। ये क्या है? एक निर्जीव वस्तुओं का तुलना हम जीवित प्राणियों की भांति किया जाता है, तब मालवीय अलंकार होता है। यहाँ पर है, सुनते हैं और उम्मीद है समझ जाएंगे। पुष्प पंखुड़ी लगी नाचने, पुष्प पंखुड़ी लगी नाचने, पल्लव बजाए तबला। अब कोई पंखुड़ी पुष्प नाच सकती है, लेकिन इस तरह से वो हिलती डुलती है, ऐसा लगता है कि वो नाच रही हैं। पल्लव पत्ते क्या कर रहे हैं? तबला बजा रहे हैं। नहीं बजा सकते हैं तबला, लेकिन कवि यहाँ पर मानवीय अलंकार का प्रयोग करके पत्ती ऐसे हिलती है जैसे लगता है कि यहाँ पर मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूर्णतः लिखा हुआ है कि पुष्प पंखुड़ी नाचना और पल्लव का तबला बजाना निर्जीव का एक प्राणवंत प्रयोग है। निर्जीव वस्तुओं का भी हमने प्राणवंत प्रयोग किया है, अतः मानवीय अलंकार है। यहाँ पर कुछ प्रश्न है बच्चे, ध्यानपूर्वक सीखें और निश्चित तौर पर आपके अलंकार के जितने भी परेशानी होगी, नहीं समझ पाते हैं, गलतियां हो जाती है, इस तरह के
चीज़ों को देखा जा सकता है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आपने देखा यह पूरी कविता रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून इसकी है। यहाँ पर एक पानी के कई अर्थ लगते हैं। एक सम्मान के लिए, एक चूना आटे के लिए, इस तरह से कई अर्थ निकलते हैं, अलग अलग विद्वानों का मानना है। तो यह श्लेष अलंकार है, संयोग से इसका अर्थ बना है। अगला है तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती हैं। यमक अलंकार के गिने चुने उदाहरणों में से ये एक हैं। तीन बेर, फल वाला बेर, तीन बेर यानी 3 बार, 3 टाइम्स, है ना। जैसे वहाँ पर था यमक अलंकार का कौन सा, कनक कनकते 100 गुना 100 गुनी, उसी तरह से 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं, ये भी यमक अलंकार के हैं। यहाँ है कनक कनकते 100 गुनी आ गया, ये भी आपको क्या हो जाएंगे, ये दोनों यमक अलंकार होंगे। ये हो जाएंगे आपको श्लेष। आगे, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। तब तो बहता समय शिला जम जाएगा। यहाँ पर से का प्रयोग किया गया है और या सा का प्रयोग किया गया है। यह निश्चित तौर पर उत्प्रेक्षा अलंकार का नहीं, उत्प्रेक्षा अलंकार में ज्यों त्यों रहते हैं। यह निश्चित तौर पर उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकार में सी और सा देखे जाते हैं। आगे, कालिंदी कूल कवन की डालिन। यहाँ पर हम बच्चे देखते हैं, यहाँ लगातार क वर्ण की आवृत्ति आई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार होगा। देखते हैं अलंकार और भेद की बात हम करते हैं। फूलों सा खिल जाता मुखड़ा, फूलों सा खिल जाता मुखड़ा, सा का प्रयोग किया गया है तो निश्चित तौर पर ये क्या हो जाएंगे, यह उपमा अलंकार होगा और अर्थालंकार होंगे। हम यहाँ अर्थालंकार में अ दे देते हैं और उपमा अलंकार के जगह उ लिख देते हैं। माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाड़ी दे मन का फेर। एक मन का यानी अपने हृदय का, दूसरा मन का यानी मोती, यानी एक ही मनका का प्रयोग यमक अलंकार के रूप में किया गया है। दोनों मनका का यहाँ पर एक ही शब्द हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं निश्चित तौर पर दिया हुआ। तो ये शब्दालंकार के और यमक अलंकार हैं। आगे हम देखते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। आपने जानते हैं ये श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। श्लेष अलंकार शब्दालंकार के भेद हैं। हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी, मैंने बताया था इसके बारे में। यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया है तो निश्चित तौर पर ये उपमा अलंकार के भेद हैं। आगे है कुछ प्रश्न। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकरोति अलंकारः, जो अलंकृत करे, जो शोभा बढ़ाए, हम उसे अलंकार कहते हैं। साहित्य में इसका प्रयोग काव्य की, काव्य या गद्य या पद्य की शोभा बढ़ाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, रोचक बनाने के लिए जब हम शब्दों या अर्थों का प्रयोग करते हैं तो हम उसे अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार की परिभाषा, अर्थ के कारण जब काव्य की शोभा बढ़े, सुंदरता बढ़े तो वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। शब्दालंकार, उदाहरण भी आपके पास मौजूद हैं बच्चे। शब्दालंकार जब शब्द के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ती है, काव्य की शोभा बढ़ती है, आकर्षक लगते हैं, तो वहाँ शब्दालंकार है। शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर, सबसे बड़ी अंतर कि शब्द के कारण शोभा बढ़ाए जाते हैं तो शब्दालंकार होगा। अर्थालंकार जहाँ पर आप अर्थ के कारण
विशिष्ट अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है तो वो अर्थालंकार होंगे। दोनों उदाहरण दोनों के अंतर में लिख देंगे। बच्चे धन्यवाद, आप अलंकार समझ गए होंगे। धन्यवाद आपका।